ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेल सब मजे में है। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। एसी करंट एंड वोल्टेजेस। एक बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं करंट एंड वोल्टेज का, जो एसी एंड डीसी है उसके बीच में। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर ये चैप्टर की बात करते हैं, सो एसी इज द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो यहां पर मैं वोल्टेज भी ले सकता हूं, यहां पर मैं करंट भी ले सकता हूं। इट्स वेरी विद द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होता ही रहेगा। बट इफ आई ड्रॉ, इट इज फॉर द डीसी, सो दिस इज एसी एंड दिस इज फॉर द डीसी। सो डीसी इज द डायरेक्ट करंट एंड वोल्टेज। सो ये V है और ये I है, राइट। यहां पे रहेगा टाइम। तो बैटरी में से जो मिल रहा है वो ये है, केमिकल सेल में से जो मिल रहा है वो ये है, बट यू आर गेटिंग फ्रॉम द डायनेमो, that's why. So it is AC. So this is the basic difference between the AC voltage and current and the DC voltage and current. Clear? ये दे रहा है बैटरी से और ये केमिकल सेल से, एक्सेप्ट एंड दिस वन इज गिवन फ्रॉम द जनरेटर, AC जनरेटर, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, लास्ट थियरी में सीखा हुआ है। उसके बाद में यही मतलब चैप्टर की पहली थियरी हम लोगों ने सीखी, जिसके अंदर समझाया कि AC सप्लाई इज कनेक्टेड टू दी AC supply is connected to the what? You can say that it is connected to the you can say resistance. अगर AC सप्लाई को रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करते तो उसका सर्किट डायग्राम कैसा बनता था आप लोगों ने देखा ये वाला, राइट। यहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R and this is nothing but the supply voltage. So it is V is equal to Vm sin omega t. ये सब बात मैं इसीलिए रिवाइज करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये चैप्टर बोर्ड की एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपको जेडब्ल्यू नीट जो देना है ना उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट ये है, बात ध्यान में रहे। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद में हम लोगों ने इसका एक इक्वेशन बनाया था किरचॉफ लॉ यूज करके। क्या बोला था? सो किरचॉफ लॉ में बोला था समेशन E इज इक्वल टू 0, E ऑफ T, ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। उसके बाद में करंट वोल्टेज का फॉर्मूला करंट के साथ में जो बताया था वो, so you can say that V is equal to, you can say that I into R, right? So यहां पर V की जगह पर मैं लिखता हूं क्या है V? So V is equal to, you can say that Vm sin omega t, and this is equal to I into this R, right? अभी मैं ये I का फॉर्मूला बनाऊं, so I is equal to Vm upon R into sin omega t. आगे जाके इसको हम लोगों ने नाम दिया था मैक्सिमम करंट, so it is Im sin omega t. So this is the formula for the current and this is nothing but the formula for the voltage which is applied here, and this is the current generated in the circuit. But in both the equation you know that there is a sign. Sign function जो होता है उसका एक साइकिल के ऊपर एवरेज लोगे तो वो 0 देगा आपको। मतलब suppose I draw the diagram, that means sinusoidal, because दोनों में साइन है। तो अगर मैंने ये V के लिए ड्रॉ किया है तो ये जितना प्लस है उतना ही ये माइनस है, तो उसका आंसर आपको एवरेज का 0 मिलेगा फॉर वन पीरियड, 0 to t। सेम वे इफ आई वांट टू ड्रॉ इट फॉर द करंट, सो दिस इज फॉर द करंट। ये करंट का एम्पलीट्यूड कम है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा है। ऐसा क्यों? द रीजन इज दैट हियर इन द फॉर्मूला ऑफ V देयर इज अ Vm, इन द फॉर्मूला ऑफ करंट इट इज Im अपॉन V, दैट्स व्हाई इट इज। इसीलिए हम लोगों ने एवरेज पावर यूज किया, क्योंकि पावर कभी भी 0 नहीं होता है। So power P is equal to, you can say that it is I square into this R. अभी I square लिखेंगे तो इसके साथ में ये भी आएगा। So यहां पर मैं लिख सकता हूं this power P is equal to, I can say that it is Im square sin square omega t and then there is R। मैंने पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो यहां पे साइन का स्क्वायर हो जाता है, सो जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो कभी भी अभी पावर 0 नहीं होगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वन। लेकिन मुझे एवरेज पावर चाहिए P, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा था 1/2 Im स्क्वायर इंटू दिस R। इसकी जगह पर हम लोगों ने RMS वैल्यू समझाई थी, जिसका सिंबल I लिखते हैं, या यू कैन से दैट IRMS। R मीन्स रूट मीन स्क्वायर, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू, यू कैन से दैट Im डिवाइडेड बाय रूट। दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। वैसा ही वोल्टेज के लिए लिख सकते हो, सो दिस इज द V, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड VRMS। नॉर्मली हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सिंबल नहीं यूज करते, ये वाला।
So this is equal to what? So this is equal to, you can say that it is Vm upon root 2. This is Vm upon root 2. ये वाला आंसर V एंड I के साथ में रिलेटेड है। अभी एक बात यहां से तय हो गई कि जब करंट एंड वोल्टेज साथ में चलते हैं तो ये इसके बाद में या इसके बाद में कोई टर्म नहीं आती है। मतलब जब करंट जीरो होगा तब वोल्टेज भी जीरो होगा। सो बोथ आर इन द सेम फेज, बोथ आर इन द सेम फेज। बस यही टॉपिक है आज का। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, ये मैंने रिवीजन करवाया, उसी में से ये पिकअप कर लेते हैं और इसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। रोटेटिंग वेक्टर क्या है? रोटेटिंग वेक्टर मतलब ये एक वेक्टर है, अपना पोजीशन बदलता रहता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, लाइक दिस। और ये पोजीशन कंप्लीट होके वापस उसकी जगह पर मिल जाए तो ये पूरा वेव जनरेट होगा। यहां से जीरो, यहां से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर माइनस मैक्सिमम एंड फिर जीरो हो जाएगा। सो बाय दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट this function, this sine function with the help of the phasors. So what is phasors? Phasors are nothing but the rotating vectors. Actually वो वेक्टर है ही नहीं, लेकिन जब रोटेट होता है ना तो वो कुछ डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया है रोटेटिंग वेक्टर्स। बाकी उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो जो जगह पर है वहीं से उसका काम होने वाला है, राइट? सो जस्ट वी रिप्रेजेंट इट, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले मालूम पड़ गया फेजर क्या है। फेजर्स आर नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज एंड करंट एट सम इंस्टेंट। कोई एक इंस्टेंट के ऊपर वो आपको कुछ डायरेक्शन के साथ में वैल्यू दे सकते हैं। हम लोग दो तरीके से जाएंगे, इसके ऊपर से फेजर बताएंगे, फेजर के ऊपर से ये कैसे ड्रॉ हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ऐसा कुछ लेता हूं यहां पर। ओके, सो यहां पर सबसे पहले मेरे पास ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा लेना पड़ेगा हमको। सो दिस इज O एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, यू कैन से, एंड यू कैन से ओमेगा टी, क्योंकि यहां पर ओमेगा टी से चेंज होने वाले है पूरा वैल्यू। सो वी आर टेकिंग इट बाय ओमेगा टी। नाउ दिस इज 0। ओके, इसका सेम रिप्रेजेंटेशन मैं यहां से ले रहा हूं। ओके, so I am taking it by this way, right? यहां पर हम लोग सिर्फ एम्पलीट्यूड बताएंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो जो पोजीशन पे है वहीं से। नाउ इफ आई ड्रॉ द सेम ग्राफ फॉर द वोल्टेज, ये मैं वोल्टेज का ग्राफ यहां पे ड्रॉ करना चाहता हूं। सो इफ आई ड्रॉ इट फॉर द वोल्टेज, देन दिस इज लाइक दिस। आपको मालूम है ये साइन फंक्शन है। सो साइन 0 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा, वैसे ही साइन 2 पाई भी 0 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्योंकि साइन के साथ में रिलेटेड है, इसलिए। यू ऑल्सो नो दैट एट दिस पॉइंट इट इज पाई बाई 2 एंड एट दिस पॉइंट इट इज 3 पाई बाई 2। ये दोनों जगह पर भी ये मैक्सिमम मिलेगा, एक पॉजिटिव मैक्सिमम, एक नेगेटिव मैक्सिमम। मेरे पास एक पॉइंट यहां पर ऐसा है जिसके लिए मैं टाइम लिख सकता हूं ओमेगा टी 1। ये टाइम के लिए मुझे यहां पर वोल्टेज का फेजर बताना है। बहुत इजी है, कैसे बताऊंगा? देखो, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऊपर, यहां जहां कहीं भी टच हुआ है तो इसके साथ में इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दी, अभी ये ओमेगा टी क्या हो गया? इसका एंगल। अभी ये एंगल कितना हो सकता है? यू कैन से 45, 48, 50, 39, 35, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं यहां से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, माय डियर फ्रेंड्स, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये बताता है ओमेगा टी 1। अभी सेम वैल्यू मुझे करंट के लिए चाहिए वही इंस्टेंट के ऊपर, तो मुझे ये वाला ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं अगर वो वाला ग्राफ प्लॉट करूं, सो फिर से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो मैंने कैपिटल V लिखा है बिकॉज इट इज अ वैल्यू। ये लेंथ है ना, उसका वैल्यू बताता है। दूसरी बात, करंट ड्रॉ करने से पहले अगर मैंने इसके लिए बताया होता तो पाई बाई 2 के लिए, समझो, इफ इट इज फॉर द पाई बाई 2 देन इट बिकम्स मैक्सिमम। इफ इट इज फॉर द पाई बाई 2 देन इट बिकम्स मैक्सिमम। जी बेटर,
π/2 के लिए मैं बताऊंगा तो ये मैक्सिमम रहेगा। आ रही ना बात समझ में? That's it. आगे जा रहे हैं। नाउ इफ आई रिप्रेजेंट इट फॉर द करंट, तो करंट के लिए मैं बताऊं तो मेरे पास ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन जो है वो क्या दिखा रही है? वो करंट। सी हियर, राइट? सो सबसे पहले मुझे यहां पर आई लिखना है। सो दिस इज नथिंग बट आई। नाउ सेम वे दिस इज नथिंग बट वी, राइट? क्योंकि ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, राइट? नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट आई हियर, मुझे आई बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? सो अगेन आई ड्रॉ इट फ्रॉम हियर, ये पॉइंट से मुझे यहां पर लेके जाना है। सी दिस इज नथिंग बट द आई, सो आई इतना है। सी दोनों का एंगल सेम है, दिस एंगल इज कॉल्ड द फेस, सो इट इज ओमेगा टी। ये दोनों के बीच में कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, दोनों सेम, मतलब एक साथ में ही चलते हैं। जैसे आप और आपके फ्रेंड एक साथ में चलते चलते बातें करते करते स्कूल से निकलते हो, वैसे ही एक साथ में चल रहा है, राइट? ये करंट एंड वोल्टेज दोनों एक साथ में चलते हैं। व्हाट अबाउट द करंट मैग्नीट्यूड? तो इसका मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहो तो ये आई लिख सकते हो, दिस इज आई, इट इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही प्यारे बच्चों, करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। सो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस I is equal to IM sin। तो ये बात बन गई फेजर के लिए। कोई बोलेगा सर मुझे एग्जैक्टली यहां पे दिखाना है, तो यू कैन, लेकिन यहां पे दोनों वैल्यू जीरो है तो आप यहां पर दोनों की वैल्यू जीरो लगा सकते हो। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये नेगेटिव साइड पे इंक्रीज होके जा रहा है, तो आपका फेजर ये साइड में इंक्रीज होगा धीरे 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 धीरे। जब ये पोजीशन दोनों की यहां पे आ गई होगी तो यही वेक्टर अपने आप को यहां पर सिचुएट कर देगा। गेट द पॉइंट? फिर से दोनों वेक्टर वहां पे पहुंच गए तो ये यहां पर हो गया। तो जैसे जैसे ये यहां से निकले थे तो वो जीरो थे, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, एंगल आगे जा रहा है, एंगल आगे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम होता जा रहा है। फिर धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, फिर धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला था मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, समझो इधर। अभी पहले क्या समझाया? इसके ऊपर से ये समझाया। दूसरी बार बोलता हूं, यहां से स्टार्ट किया दोनों ने, जीरो था। जैसे जैसे ये करंट वोल्टेज आगे बढ़ते गए ये दोनों का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता गया। एट दिस पॉइंट π/2 बोथ आर हियर एंड बोथ आर बिकम्स मैक्सिमम। देन धीरे धीरे ये साइड में आते गए, 90 से ज्यादा एंगल बनता गया, 180 तक पहुंचे तो दोनों का एंगल, दोनों का वैल्यू जीरो हो गया। हियर इट इज। देन यहां से अगेन आगे बढ़ते गए, देन वो हो गया मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम। फिर यहां से आगे बढ़ते गए तो फिर यहां पे जीरो हो गया। गेट द पॉइंट? बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। अभी मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं। ये दोनों वेक्टर यहां पर थे तो उसकी साइज जीरो थी, उसका मैग्नीट्यूड जीरो था, तो यहां पे था। As it move in this direction, its magnitude is increasing. So you are drawing it by this way. पहले हम लोग इधर लाए थे, अभी हम लोग इधर से इधर ले जाते हैं तो ये मैक्सिमम मिलेगा। Then after it is rotating like this, then zero हो जाएगा। Then again you are moving by this way, then negative side maximum हो जाएगा। Then again it is moving in this direction, तो ये maximum हो जाएगा। So this is nothing but the phasor। अभी आपने ये फेजर को अच्छे से समझ लिया, आपका दिमाग ये चैप्टर में बहुत दौड़ने वाला है। आई एम गिविंग यू अ कॉन्फिडेंस कि ये चैप्टर में कम से कम 4 या 5 थियोरी ऐसी मिलने वाली है जिसका बेस यही है, बिल्कुल यही है। आपने एक समझ लिया, बस काम खत्म। बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा है जो आप दौड़ोगे इसके अंदर, कहीं पे भी नहीं रुकने वाले, बट ये समझ में आना चाहिए। एक स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, इन एसी सर्किट which contains only resistance, so the phase between current and voltage or the phase difference between current and voltage is zero। आ रही है बात समझ में? फेज क्या है दूसरे तरीके से मैं भी समझाना चाहता हूं आपको। सो एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, सर्किट कंटेन, एसी सर्किट ओनली रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। So, the phase between V
एंड आई इज 0। V एंड I के बीच का फेज 0 होगा। ये फेज वगैरह सब कुछ आपने 11th स्टैंडर्ड में वेव्स के चैप्टर में, ऑसिलेशंस के चैप्टर में पढ़ा है। फिर से मैं समझाना चाहता हूं आपको। सपोज कोई दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दोनों ने यहां से स्टार्टअप किया तो दोनों एक साथ में, तो फेज 0। लेकिन ए यहां पर है, बी ने यहां से स्टार्टअप लिया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? π/2। सो द फेज बिटवीन ए एंड बी राइट नाउ इज π/2। अगर बी यहां पे नहीं है, बी ने यहां से स्टार्टअप किया, तो ये फेज हो जाएगा π। बी यहां पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी यहां पर है, तो अगर ये बात करें तो फेज हो जाएगा 3π/2। गेट द पॉइंट? मैं ये से वेव से भी आपको समझाना चाहता हूं। देखो, सपोज दिस इज द साइन, तो इसको नाम दे दिया ए। अभी जो मेरे पास बी है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, सो वो ऐसे जा रहा है। आप देख सकते हो कि जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, मतलब दोनों के बीच का फेज कितना होना चाहिए? π/2। वेरी सिंपल, cos 0 1 and sin 0 0, cos 0 1। so what about the phase between A and B? ये A and B के बीच का फेज कितना होगा प्यारे बच्चों? so it is π/2। वेरी सिंपल, राइट? अगर ये यहां से स्टार्ट होता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा कुछ, सो इट इज नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू। आप ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बोल सकते हो कि 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, कोई भी फेज हो सकता है, एंड यू कैन रिप्रेजेंट दिस फेज बाय 5। तो कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, वो अगर स्ट्रेट पाथ होता है तो हम लोग उसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। वही चीज यहां पर ऑसिलेशंस में इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज का मतलब एंगल के साथ में वेरी होना, इट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। एंगल के साथ में वेरी होना, इट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फेजर एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थियरी जो समझनी है, इसके लिए ये सब कुछ हमको चाहिए। फाइन, ओके। रेजिस्टेंस के बाद में एसी सप्लाई के साथ में हम लोग एक और नया कंपोनेंट जोड़ना चाहते हैं, उसका नाम है इंडक्टर। लेकिन खाली इंडक्टर को ही जोड़ेंगे पहले, क्योंकि इंडिविजुअली समझा सके कि रेजिस्टेंस था तो क्या हो रहा था, अभी इंडक्टर जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। पूरा का पूरा ध्यान रहे, आप यहां पर बने रहे, राइट? मेरे साथ में बने रहे। ओके, सबसे पहले मैं सर्किट ड्रॉ करना चाहता हूं। एज आई कनेक्ट दिस एसी सप्लाई, सी दिस वन, विथ द इंडक्टर, यू नो दैट इंडक्टर के साथ में हमको कनेक्ट करना है, करेक्ट? तो अभी हम लोग इसको इंडक्टर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे। दिस इज नथिंग बट द इंडक्टर। चैप्टर नंबर 6 समझाया आपको। So this is the inductor L and this is the supply that you know this V is equal to Vm sin omega t, right? ये इंडक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कैसा होना चाहिए। As you know, it is made up with the help of conducting wire windings, solenoid जैसा। तो उसके पास खुद का रेजिस्टेंस है, लेकिन वो एक आइडियल इंडक्टर है। This is an ideal inductor. That means it contains only inductive property, no resistive property. कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उसके पास। अगर सोचोगे तो भी कितना है? 0. So the resistance of this inductor is 0. आई बात समझ में? The resistance of this inductor is 0 and it possesses only the inductive property and its inductance is L. Clear? So no dissipation of the power in the resistance. इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो पावर का डेसिपेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आने वाला। Now I apply again the same rule, that is the Kirchhoff second rule. You know very well, you can write this summation E of t that is equal to 0. अभी ये तो वोल्टेज V है, तो आप लिख सकते हो V is minus L into it is with the di by dt and that is equal to 0. This one. But अभी आपको ये यहां पर लिखना है तो प्लस लिखना पड़ेगा। If you bring it on the right hand side, then you have to take minus. यहां पे प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन आ रही है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, मतलब आप जो
पाथ पे जा रहे हो किरचॉफ सेकेंड रूल के अंदर. So you can write this V is equal to minus L into this di by dt. Now you better know what is V. So V is equal to Vm sin omega t. So it is Vm sin omega t is equal to, you can say it is minus L into di by dt. Now what do you want? Suppose I want this di by dt. So I take this L on this side as well as minus also on this side. So मैं लिखता हूं, देखो सबसे पहले मैं माइनस उठा के लेके गया यहां पर. देन आई हैव Vm, देन इट इज L एंड देन इट इज साइन ओमेगा t. तो बाकी ये बचा, सो दिस इज इक्वल टू di by dt. दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन में से एक ये बन गया. आई बात समझ में? इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ I, ये dt को मैं इस साइड में ले जाता हूं, थोड़ी देर के लिए समझाऊंगा आपको. कैसे मैं समझा रहा हूं, देखो दिस di दैट इज इक्वल टू माइनस Vm अपॉन L साइन ओमेगा t इंटू दिस dt. तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस भी नहीं है. सो यू कंपेयर विद दिस दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो प्लस वाला कोई टर्म इधर है ही नहीं, देखो तो इट इज 0, तो c नहीं रहेगा. If I draw the graph of y versus x, if I draw the graph of I versus t, तो ये तो वेरी होने वाली टर्म है. So what about the slope? So this is nothing but the slope. कहीं पे भी आप ड्रॉ करोगे तो ये आपको स्लोप दे सकता है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के साथ में मैच हो रहा है. दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस इज द साइनोसॉइडल ग्राफ, राइट. तो ये भी बात आपकी ध्यान में रहनी चाहिए. लेकिन एक पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने आपको इसको भी समझा दिया. Now I want to integrate this one. मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन से पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा. See, it is di by dt into this dt, it is equal to minus Vm upon L, then it is sin omega t and then dt, right? तो ये dt कैंसल हो जाएगा. So I just write that di is equal to minus Vm upon L, then sin omega t, then it is dt. अभी आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन के साथ में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा. सो इट इज I, इट इज इक्वल टू माइनस Vm अपॉन L, देन इट इज cos ओमेगा t. सी इंटीग्रेशन इज cos ओमेगा t, देन इधर आएगा, इसका फिर से करना पड़ेगा ना बच्चों. सो इट इज L, ओके, यू कैन राइट ओमेगा L, राइट, एंड प्लस कांस्टेंट लिखना पड़ता है. With this you have to write a constant. क्यों? लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन की, इसीलिए आपको ये कांस्टेंट लिखना पड़ता है. मैं इंटीग्रेशन करके भी आपको दिखाऊं. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये किरचॉफ रूल यूज करेंगे तो क्या होगा यहां पर. सी दिस इज v, दैट इज माइनस, इसके साथ में जाएंगे L इंटू दिस di by dt एंड दिस इज इक्वल टू 0. क्लियर? अभी मैं ये टर्म को राइट साइड में ले जाऊंगा. सो आई जस्ट राइट v इज इक्वल टू L इंटू दिस di by dt. ऐसे मैं लिख सकता हूं. बट व्हाट इज दिस v, माय डियर फ्रेंड्स? दिस v इज इक्वल टू Vm sin omega t. सो आई जस्ट राइट v इज इक्वल टू Vm sin omega t, इट इज इक्वल टू L इंटू दिस di by dt. आई बात समझ में? अभी मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए. सो आई वांट दिस वन, सो आई ब्रिंग इट हियर, राइट. मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं, तो ये सब हो जाएगा इज इक्वल टू Vm अपॉन L. सी इट इज हियर, देन इट इज विद द साइन ओमेगा t एंड रिमेनिंग इज दिस वन, सो इट इज di by dt. दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन. हमारे लिए एक ये थियरी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए नंबर 1 दे दिया. नाउ अभी इसके ऊपर से मैं तो आपको कुछ थोड़ा हिंट देना चाहता हूं. क्या है हिंट मेरे पास? देखो, सपोज मैं ये dt को इस साइड में ले जाता हूं, सो मैं ऐसा लिख सकता हूं di इज इक्वल टू Vm अपॉन L इंटू साइन ओमेगा t इंटू दिस dt. इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ I वर्सेस t, ऐसा मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज इट इज साइन ओमेगा t. तो साइन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई इंस्टेंट के ऊपर ग्राफ चाहिए आपको, उसका स्लोप चाहिए ग्राफ का. सो यू कंपेयर विद दिस वन, y इज इक्वल टू mx. c तो है नहीं, तो मैं नहीं लिख रहा हूं.
This x is t in your case, this y is di in your case. So what about this m? m maximum value is this vm upon l. ये उसका मैक्सिमम वैल्यू स्लोप का मिल जाता है, राइट? अगर साइन जीरो है तो स्लोप ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, आप में कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये स्लोप इतना मिल सकता है, आप ऐसा बता सकते हैं। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आपको ये थोड़ा पॉइंट में समझाया है थियोरेटिकली, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सो टू इंटीग्रेट दिस वन आई अरेंज इट लाइक दिस। सो इट इज डी आई इट इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो भी कोई बात नहीं, देखो डी आई अपॉन डी टी ऐसा है, तो मैंने लेफ्ट साइड में dt से मल्टीप्लाई किया, तो वैसे राइट साइड में भी dt से मल्टीप्लाई कर दिया। ये dt यहां से कैंसिल कर सकते हो। सो यू कैन राइट दिस di इट इज इक्वल टू vm अपॉन l sin omega t and dt. नाउ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस वन. सो इफ आई वांट टू इंटीग्रेट इट देन इट इज di इट इज इक्वल टू vm अपॉन l को मैं बाहर लेता हूं, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin omega t and dt का, राइट? कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई लिमिट ही नहीं है मेरे पास। जैसे इंटीग्रेशन किया तो आपको लिखना पड़ेगा इधर कांस्टेंट। वेरी वेल, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जब भी इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट रखना पड़ता है, लेकिन जब लिमिट रख देंगे कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार, यहां पे लिमिट रख दी लोअर एंड अपर तो ये कांस्टेंट नहीं रखेंगे। गेट द पॉइंट? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, then is equal to vm upon l, तो vm upon l तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन करोगे ना तो कॉस आएगा और वो भी माइनस कॉस। तो एक बार लिखूंगा माइनस, देन साइन का इंटीग्रेशन करूंगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड प्लस कांस्टेंट। अभी मैं ये ओमेगा को इसके साथ में ले लेता हूं। सो जस्ट आई राइट इट इज इक्वल टू माइनस vm, then it is omega l and then it is cos omega t. This is plus constant. तो एक और आपको कुछ मिल गया। This is called equation number 2 my dear friends. कुछ नया नया मिलने वाला है इधर। ये कांस्टेंट है क्या? तो आप फॉर्मूला देखते बता सकते हो कि सर ये करंट है, तो ये भी करंट है, तो ये भी करंट ही होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट को किसके डायमेंशन है? कांस्टेंट को करंट के ही डायमेंशन है। सी, this constant possesses the dimensions of what? It is possessing the dimensions of the, what you can say? It is the current. Okay. This constant is not depending on the time. Time के ऊपर dependent है ही नहीं, टर्म ही नहीं है, देख लो, right? So it is not depending on that time. तो फिर काम क्या है? कुछ नहीं है। काम क्या है? कुछ नहीं है। So हम लोग ये constant को रिमूव करते हैं। अगर ये कांस्टेंट को रिमूव कर दिया आपने तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो आपका आंसर रहेगा I इज इक्वल टू माइनस vm अपॉन l इंटू कॉस ओमेगा टी। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नंबर 3, राइट? मैं ये vm अपॉन l की जगह पर im रखूं तो, सॉरी ओमेगा l, ओके, ये vm अपॉन ओमेगा l की जगह पर im रख सकता हूं, साथ में ये माइनस कॉस ओमेगा टी है। देखो मेरे पास दो बातें लिखनी है। सबसे पहले I write Vm upon L, it is equal to Im. ये मैं लिख रहा हूं। You can say put this one, put Vm upon omega L, omega रह जाता है यार, Vm upon omega L is equal to Im. Also, you know very well, also, this minus cos omega t, this is equal to sin, क्या लिखेंगे? ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, क्या लिखूंगा मैं? सो इट इज व्हाट? सो इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कैसे आया सोचो प्यारे बच्चों। अब जानते हो ट्रिक को, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूं। एज यू नो दिस कॉस ओमेगा टी मेरे पास ऐसा है, तो कॉस ओमेगा टी किसका रिजल्ट है? बताओ मुझे। सो आप बोलोगे सर इट इज द रिजल्ट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, मतलब इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन मेरे पास यहां पर है क्या? माइनस है साथ में,
मेरे पास यहां पर क्या है, तो मेरे पास यहां पर माइनस है। ओके, मैं एंड कर देता हूं, ये एंड, राइट, माइनस कॉस। तो मेरे पास ये है, तो मुझे करना पड़ेगा माइनस यहां पर, तो मुझे करना पड़ेगा माइनस यहां पर। तो अगर ये माइनस है तो मैं ये लिख सकता हूं ऐसा, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया। यू नो वेरी वेल साइन इज द ऑड फंक्शन, सो यू कैन ब्रिंग दिस माइनस साइन इनसाइड, सो इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? ऐसे उसका आंसर मिलता है, देख लो वहां पर। तो कहीं से क्रैमिंग नहीं आती है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप क्रैम कर लो। यू कैन जस्ट सी, आप देख सकते हो ये सब कुछ, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बस अभी ये दोनों मैं इसके अंदर डाल देता हूं। अभी इसके अंदर डाल दिया, सो इक्वेशन 3 बिकम्स नाउ इक्वेशन 3। यू नो लेफ्ट साइड इज आई, राइट साइड फॉर दिस वन, ये माइनस चला गया अभी, Vm upon omega L, so it is Im, and then sin omega t minus pi by 2. This is again the important equation for us. ये फिर से हमारे लिए और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया नंबर 4। अभी यहां से दो बातों का कंक्लूजन निकालना है, दो बातों का। नंबर 1, पहली बात प्यारे बच्चों, नंबर 1 ये है कि इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस, वोल्टेज के इक्वेशन के साथ में कंपेयर करोगे, सो जस्ट वी राइट कंपेयर इक्वेशन 4 विथ दिस, V is equal to Vm sin omega t। क्या मिला रिजल्ट? सो बोलोगे सर जहां पे I है वहां पर V है, यहां पे Im है तो यहां पर Vm है, साइन तो साइन ओमेगा टी तो कुछ कमी है इसके अंदर। सो हियर द करंट एंड वोल्टेज बोथ आर नॉट इन द फेज, दे आर विद सम फेज डिफरेंस, एंड द फेज डिफरेंस के अंदर इसमें कुछ कमी है, इसमें नहीं है। तो यहां पर ये दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? सो यहां पर दोनों के बीच में पाई बाई 2 जितना फेज डिफरेंस है। कौन आगे है? तो ये माइनस हो रहा है, मतलब वोल्टेज आगे, करंट पीछे चल रहा है। ये सब यहां से निकलता है, कुछ क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। सो एज यू सी, AC voltage applied to the inductor, then voltage is ahead with the current with the phase pi by 2. If AC voltage is applied to an inductor, then current is lagging behind the voltage with the phase pi by 2. ये बात एक निकल के इंपॉर्टेंट है। So what about the phase difference? Pi by 2. कौन आगे? वोल्टेज। कौन पीछे? करंट। बस याद रहना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, जो मैंने Vm अपॉन ओमेगा एल के लिए Im लिखा, तो उसमें ओम्स लॉ के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये ओमेगा एल जो है वो हमको क्या दे सकता है? सो दिस ओमेगा एल इज रिप्रेजेंटिंग एक्सएल, एंड व्हाट इज दिस एक्सएल? इट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका रोल कैसा है? तो जैसे रेजिस्टेंस रोल परफॉर्म करता है, वैसा ही ये रोल परफॉर्म करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डीसी सर्किट में होता है, इंडक्टर के साथ में ये एसी सर्किट में आता है। दोनों का यूनिट भी सेम है। द यूनिट ऑफ दिस ओमेगा एल इज ऑल्सो द ओम। सो यूनिट ऑफ दिस ओमेगा एल is nothing but the ohm. What is omega? Angular frequency. What is L? Inductance of an inductor. तो आपको यहां पर XL लिखना है, तो XL is equal to, you can write 2 pi nu L, ऐसा भी लिख सकते हैं। nu is what? It is the frequency। यहां पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर फ्रीक्वेंसी आती है, ये वाली बताया था लास्ट चैप्टर में, इंडिया के अंदर वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यूएस जैसी कंट्री में वही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज जैसी, बस सेम वन इट इज हियर, राइट। तो ये दोनों बातें इसके लिए बहुत 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 सारी इंपॉर्टेंट रहती है, अंडरस्टूड। उसके बाद में फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। हाउ कैन आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दिस वन? कैसे ड्रॉ करूं मैं फेजर डायग्राम? तो फिर से वही बात प्यारे बच्चों, देखो आई ड्रॉ इट बाय दिस वे। तो यहां पर मुझे ओमेगा टी मिलने वाला है,
ये एक्सिस के ऊपर मुझे वोल्टेज करंट लेना है, राइट। हमारे पास वोल्टेज के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। द रीजन इज दैट इट इज गिवन बाय दिस वन। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं बच्चों। आई मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय दिस वन। मुझे कंपल्सरी उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कोई वे है ही नहीं बच्चों मेरे पास, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है कि मैं उसको और कुछ रिप्रेजेंट करवा सकूं और कर सकूं, राइट। दिस इज ओमेगा। So this one is representing what? This curve is representing V. अभी मुझे इसका फेजर ड्रॉ करना है, तो मैं फेजर के लिए यहां पर कुछ ले लेता हूं, ऐसे, राइट, ऐसे लेता हूं। अभी मैं बता रहा हूं इसका फेजर कैसा होगा। इफ आई फाइंड इट एट एनी पॉइंट, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, तो मुझे यहां पर उसका फेजर चाहिए, ये वाला। तो उसका फेजर मुझे यहां पर भी ऐसे ही मिलने वाला। So if I draw the phasor for this one, then it is like this. तो मेरे पास ये फेजर हो गया V का। How can I write the formula? तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं? So आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि ये V है, तो V का फॉर्मूला ये जानते हो। So it is nothing but, you can say, it is nothing but this V is equal to Vm and it is with sine omega t. So this is all about the current. Now my dear friends, what is the phase difference between the current and voltage? So it is pi by 2. लेकिन ये जाएगा कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। So if I draw the current, then it is like this. अगर मैं यहां पर करंट को ड्रॉ करूंगा तो ये जाएगा यहां से नीचे, सॉरी माइनस से स्टार्ट होगा, because see this one, cos ओमेगा टी माइनस है, cos कौन सी क्वाड्रेंट में माइनस रहता है? सो cos इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। सी इट इज जीरो। सो यहां पे ओमेगा टी जीरो है, जीरो हो जाएगा तो ये माइनस Vm अपॉन ओमेगा एल हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम दिस वन। तो यहां से ये स्टार्ट होगा, लेकिन कम होगा वैल्यू, पीक वैल्यू इसका ज्यादा होगा, इसका पीक वैल्यू कम होगा। सो इट मे स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से स्टार्ट होगा मैक्सिमम वैल्यू से, नेगेटिव मैक्सिमम वो भी। So it start from this point and it is like this. Again it is here. Again it is here. Again it is like this. So प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है यहां पर? So this is nothing but the current. So this dotted line indicating what? It is current. Now at the same time, if I want to represent the phasor for the current, so this is the magnitude. If I extend this one here, then the phasor of this one is little bit smaller. Smaller क्यों है वो तो आपको मालूम है कि Vm के डिवीजन में ये आ रहा है, इसीलिए smaller है, right? So this is nothing but what? This is nothing but I. If I write something for it, इसके लिए मैं कुछ लिखना चाहूं ये वाला, so it is, you can say I is equal to Im sin omega t, ऐसा मैं लिख सकता हूं। लेकिन ये टाइम t1 के ऊपर है, तो मुझे यहां पर भी t1, यहां पर भी t1 और ये जगह पर ओमेगा t1 लिखना है, करेक्ट। सो दिस इज द फेजर फॉर दिस वन। बट सी व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन दिस टू माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना बच्चों, ये हो जाएगा पाई बाय 2। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए 3 या 4 सेंटेंसेस आपको अच्छे से लिखना है। एज सोन इन दिस ग्राफ, देयर इज अ वोल्टेज एंड करंट. Current is represented by dotted line and voltage is represented by hard line. The phasor for the corresponding voltage and current is also shown in the figure. The magnitude of V is little bit more with compared to the current. And finally, the phase difference between voltage and current is pi by 2. Here the voltage is ahead with the current with the phase pi by 2. That's it. खत्म। अभी समझाना है इसके लिए पावर को। So what about the power in this one? What about the power in this one? So how can I find out the power? So you know very, very well. Power P is equal to what? So power P is equal to, simple formula, we have I into V. If I write I and V, then I का value मैं ये रखता हूं. So I is equal to, I say it is Im, then sine omega t minus pi by 2. And what is V? So it is equal to Vm, then sine ओमेगा टी। लेकिन अगर मुझे ये नहीं लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूं,
इसकी जगह पर। तो मैं Vm को आगे ले लेता हूं, देखो। सो देयरफॉर दिस पावर P इज इक्वल टू Im then Vm. For this one, I write this one, so it is minus cos omega t into sin omega t. अभी मेरे मैथ्स के प्यारे बच्चे मुझे हेल्प कर सकते हैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। सो पावर P इज इक्वल टू माइनस Im Vm बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चों, क्या हो सकता है इसके लिए? सो आपको मालूम है मैथ्स के स्टूडेंट्स को कि 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, यू कैन जस्ट से दैट इट इज साइन 2 ओमेगा टी। इजंट इट? यस सर। तो अभी मैं लिख सकता हूं ना इसके लिए। सो देयरफॉर दिस पावर P इज इक्वल टू माइनस Im, okay, it is Im Vm by 2 into, this is nothing but sine twice omega t. So this is your power formula. But it is at instant t. ये टाइम t के इंस्टेंट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ टाइम t की बात हो रही है और कुछ नहीं। नाउ आई वॉन्ट टू गेट द एवरेज पावर। इसी की हेल्प से मुझे एवरेज पावर चाहिए। सो हाउ कैन आई गेट द एवरेज पावर? सी माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज पावर के लिए मुझे पावर का एवरेज लेना है। देन द एवरेज ऑफ दिस वन, सो इट इज माइनस Im Vm बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी, इंटू साइन ट्वाइस ओमेगा टी। ये एवरेज लेना है। सो देयरफॉर दिस पावर P इज इक्वल टू एवरेज पावर। So therefore this average power P is equal to minus Im Vm by 2 into this average of sine twice omega t, right? So therefore this is number, so इसका average P, it is minus Im Vm by 2 and this average is 0. लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि सिंगल फंक्शन होता है साइन या कॉस तो उसका एवरेज 0 मिलता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं आपको। सी, इफ आई ड्रॉ द सिंपल ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन, वॉट एवर द पॉजिटिव वैल्यू, सेम नेगेटिव वैल्यू। सो व्हाट अबाउट द एवरेज? दिस इज पॉजिटिव +5, दिस इज नेगेटिव -5, +5 -5, एडिशन इज 0। फिर 2 से डिवाइड करो या ना करो, कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपको 0 मिलने वाला है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन माय डियर फ्रेंड्स? कंक्लूजन क्या हुआ प्यारे बच्चों? सो कंक्लूजन ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहां पर एवरेज पावर 0 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। लेकिन क्यों 0 हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। साइन ट्वाइस ओमेगा टी, इसका एवरेज 0 मिलता है। जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। देखो, इंटीग्रेशन साइन ट्वाइस ओमेगा टी dt, 0 से t में 1/t में इंटीग्रेशन करोगे। साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा माइनस वाला, अभी किया है थोड़ी देर पहले, राइट? अभी फिर 0 रखो और t रखो तो इसका आंसर ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत काम आप भी करोगे, एस यू नो वेरी वेल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको 0 मिल रहा है। ओके, ये रहने भी देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। इट इज इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दी इंडक्टर विद द एसी वोल्टेज। कंक्लूजन क्या हुआ पता है? कि अगर ये सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है, उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसकी पावर की कैपेसिटी 0 हो जाएगी। मतलब कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी देगा। जितना चाहिए इंडक्टर यूज करो, लेकिन पावर का डेसिपेशन नहीं होगा। 100 दिया 100 मिला, 100 दिया 100 मिला, वैसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो बाय दिस वे दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अभी मैं आपको एक बात, जो पेज नंबर 240 के ऊपर है, ये वाली, ये मैंने यहां पे प्लॉट कर दिए 0 1 1 2 2 3 3 4 इसके साथ। ये हमारा पहला वाला ग्राफ है, ये सर्किट है, सबकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ यहां पे रखा है। टर्न बाय टर्न उसको समझने का ट्राई करते हैं। सपोज मैं ये ले रहा हूं तो ये पार्ट के साथ में,
ये ले रहा हूं तो इसके साथ में, ये ले रहा हूं तो यहां पर है, और ये ले रहा हूं तो यहां पर है, राइट। इसमें क्या हो रहा है वो पावर के साथ में समझना पड़ेगा। सी द नंबर 1 0 to 1 करंट आई थ्रू द कॉइल एंटरिंग एट ए, मतलब ये जो टर्मिनल है उसको नाम दिया है यहां पर ए, सभी जगह पर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस वन इज ए बी ए बी ए बी, राइट। ओके, एंटरिंग एट ए increases from 0 to maximum value. Flux lines are set up. That is, the core gets magnetized with the polarity shown in the voltage and the current are both positive. So the product P is also positive. Energy is absorbed from the source. तो ये वाला हो गया, देखो यहां पर ये वोल्टेज की लाइन है ब्लू वाली, ये ब्लैक वाली हार्ड लाइन करंट को रिप्रेजेंट करती है, ये डॉटेड लाइन फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन रेड वाली जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करे। सो ऑल आर पॉजिटिव, तो यहां पर करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव है। आ रही है बात समझ में? और तब तक ये इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट। सेकेंड 1 to 2 की बात हो रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज्यादा है। देखो यहां पर कम हो गई, क्या हो रहा है देखो 1.2। करंट इन द कॉइल इज स्टिल पॉजिटिव। देखो करंट इन द कॉइल, यहां से ये करंट स्टिल पॉजिटिव है, पॉजिटिव, बट इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, देखो है ना। देन द कोर गेट्स डीमैग्नेटाइज, मतलब इसमें से डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो गया, एंड द नेट फ्लक्स बिकम्स जीरो। तो फ्लक्स धीरे 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 होकर जीरो होता जा रहा है। एट द एंड ऑफ द हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का मतलब ये वाला हाफ साइकिल द वोल्टेज V इज नेगेटिव, मतलब ये वोल्टेज धीरे 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 नेगेटिव हो गए, नेगेटिव, सिंस di by dt इज नेगेटिव। द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज ऑल्सो नेगेटिव। अभी वोल्टेज नेगेटिव है, भले ही करंट पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट तो नेगेटिव ही होने वाला है। गेट इट? एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू द सोर्स, इसमें से एनर्जी वापस सोर्स को मिल रही है। पहले क्या हुआ, इसने ले लिया ये तो पावर पॉजिटिव, अभी इसने इसको दे दिया तो पावर नेगेटिव, सो नेट पावर जीरो, अभी मैथमेटिकली बताया था। देन आफ्टर 2 to 3 की बात हो रही है, करंट I बिकम्स नेगेटिव, मतलब देखो B से एंटर हो रहा है और A से बाहर निकल रहा है। यहां A से एंटर हो रहा था, B से बाहर निकल रहा था। सी नाउ इट इज एंटरिंग फ्रॉम B एंड कमिंग आउट फ्रॉम द A। नाउ since the direction of the current has changed, the polarity of the magnetic lines is also changes. See this one, now it is in this direction. See the polarity, the current and the voltage both are negative. See the current is also negative, this voltage is also negative, minus into minus gets plus, that's why the power is plus, इसीलिए यहां पर power plus। then after, so the product power P is positive, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। अगेन इसमें क्या हुआ, इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की। फर्क क्या हुआ, सिर्फ फर्क ये हुआ कि करंट का डायरेक्शन ऐसा वाला था, अभी उल्टा हो गया। एंड द फाइनल वन 3 to 4, इस ग्राफ की बात हो रही है, इस पार्ट की बात हो रही है। कुछ बोले बिना समझते हो तो समझा दो। देखो ये पावर नेगेटिव है, क्यों, वोल्टेज पॉजिटिव हो गए, करंट नेगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। सी करंट I decreases and reaches to 0, value at 4 when the core is demagnetized and the flux is 0, flux भी 0 हो रहा है। See the voltage is positive है, but the current is negative, the power therefore negative, energy absorbed during this 1/4 cycle, the 1/4 cycle that is 2 to 3 is written। 2 to 3 में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो सोर्स को वापस दे रहा है। जो ये काम कर रहा है वो यहां पर है, जो ये काम कर रहा है वो यहां पर है। मतलब अगर इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो इसने वापस दे दिया, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो इसने वापस दे दिया। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द AC voltage applied to the inductor। हो गया ना क्लियर?